मित्रों, प्लस ज्ञान में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ 7वां चरण बिहार शिक्षक नियोजन के संबंध में, जो 2022 में ही आने वाली है। तो मैं ऐसा पाया हूँ कि बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो कंफ्यूज हैं, उनको बहुत सारे डाउट हैं कि जो 2022 में 7वां चरण बिहार शिक्षक की बहाली आने जा रही है, तो इसका नियमावली क्या होगा, योग्यता क्या होगा, आवेदन क्या होगा, मेधा क्या होगा, नियोजन क्या होगा, वेतन कितना मिलेगा। तो इस संबंध में बहुत सारे डाउट्स हैं। तो इन डाउट्स को मैंने एक सूची के रूप में 15 प्रश्नों की एक सूची बनाई है और उसमें मैंने इन डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और जिसमें मैं जो नई अद्यतन जो सूचना है इसमें समावेश कर दिया है, ताकि आप लोगों का जो है जानकारी बिल्कुल अपडेट रहे। और जब न्यू जो नियमावली जब आ जाएगी तो उससे ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। किंतु ये पूर्व में जो नियोजन नियमावली बनी थी उसके आधार पर जो नई नियमावली हो सकती है, इसकी संभावित जो नियमावली बनेगी, जो रहेंगे, उसके आधार पर मैं ये कुछ उत्तर देने का प्रयास किया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं इन डाउट्स या संशय वाले प्रश्नों को। तो इसमें पहला प्रश्न है कि बिहार राज्य में 7वें चरण में किस कक्षा हेतु शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। तो मित्रों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बिहार में राज्य में जो 7वें चरण में 4 प्रकार के शिक्षकों का नियोजन होगा और ये शिक्षक हैं प्राइमरी का 1 to 5 और अपर प्राइमरी यानी 6 to 8 का और हाई स्कूल यानी 9-10 का और +2 यानी 11-12 का बहाली होने जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि 7वें चरण शिक्षक बहाली कब से शुरू होगी। क्योंकि बहुत लोगों को यह मालूम नहीं होगा या है भी कि 6ठे चरण की बहाली प्रक्रिया अभी तक पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है। क्योंकि बहाली प्रक्रिया जो है 2 प्रकार से होते हैं, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक एक साथ मिलाकर और माध्यमिक और +2 के टीचर एक साथ मिलाकर होता है। तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक का जो बहाली प्रक्रिया है वह 18 अप्रैल 2022 को ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद से जो 7वें चरण की प्रक्रिया का शुभारंभ माना जा सकता है। अगर बात करें हाई स्कूल के बहाली का हिसाब किताब, तो इसमें भी 6ठा चरण अभी तक पूर्ण रूप से क्लियर नहीं है और इसमें कुछ मामले को लेकर पटना हाई कोर्ट में विचाराधीन है। तो अगले आदेश आने तक में यह बहाली प्रक्रिया रुकी रहेगी। ऐसा अनुमान से कहा जा सकता है कि इस बार जो है 7वें चरण में जो प्राथमिक और उच्च माध्यमिक के जो वैकेंसी हैं, ये वैकेंसी एक साथ नहीं आकर कुछ समय के अंतराल में आ सकते हैं। सप्ताह 2 सप्ताह का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आएगी ज़रूर। तो लेकिन ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि सर्वप्रथम प्राइमरी और मिडिल स्कूल का बहाली जो है 7वां चरण वह इस महीने के अंत में या अगले महीने मई महीने के प्रथम सप्ताह तक में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है कि 7वें चरण बहाली की प्रक्रिया क्या होगी। तो 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके पहले बहाली की प्रक्रिया ऑफलाइन मोड में होते थे, पेन पेपर पर जो है कागज़ पर आवेदन भरकर और अलग अलग नियोजन इकाइयों में अभ्यर्थी जमा करते थे फॉर्म को। लगभग 9000 नियोजन इकाई था। इन नियोजन इकाइयों में इतने अधिक नियोजन इकाई रहने के चलते अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता था, काफ़ी अधिक पैसे खर्च होते थे और इससे काफ़ी परेशानी होता था, मेरिट में आने की संभावना कम बनी रहती थी। इस बार की जो बहाली है इसमें ऑनलाइन होने से काफ़ी सहूलियत होगी। इसमें और ख़ास बात यह है कि यह बहाली सेंट्रलाइज तरीके से होने की संभावना दिखती है, लेकिन अभी तक विभागीय स्तर से किसी प्रकार का स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं हुआ है, इसलिए यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। किंतु काफ़ी अनुमान है कि इस बार की वैकेंसी केंद्रीकृत तरीके यानी सेंट्रलाइज तरीके से होगी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं मित्रों कि 7वें चरण की बहाली में नियमावली क्या है। तो 7वें चरण के जो शिक्षक की बहाली जो नियमावली जो है अभी तक बनी नहीं है, प्रक्रिया के अधीन अभी तक बन रही है। और लेकिन इस बात को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि पहले के जो नियमावली है, यानी जो नियमावली 2012 में बनी थी, 2017 2019 में बनी थी, 2020 में भी बनी थी, लेकिन उसके आधार पर एक भी बहाली प्रक्रिया संपन्न नहीं हुई है।
तो इन नियमावली के आधार पर वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए उसमें आंशिक संशोधन कर कर अभ्यर्थियों के हित में ध्यान रखते हुए इस बार की नियमावली तैयार हो रही है और वह जल्द ही जारी होगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, कि नई नियमावली में संभावित संशोधन जो होगा वह क्या क्या होगा, किस प्रकार का संशोधन समझ होगा। तो कुछ संशोधन जो स्पष्ट रूप से समझ में आता है, जो उसका दिशा निर्देश बातचीत के दौरान या नेता के माध्यम से या जो ऑफिसर है उनके माध्यम से ये बात निकल कर आई है कि बहाली प्रक्रिया इस बार ऑनलाइन होगी और बिहार के डोमिसाइल का पालन किया जाएगा। इसके पहले STT 19 में भी जब हुआ था तो उसमें भी बिहार के डोमिसाइल के आधार पर STT 19 का एप्लीकेशन जमा हुआ था। तो इस बार के जो 7वां चरण का जो बहाली प्रक्रिया होगी उसमें भी बिहार का डोमिसाइल अनिवार्य रूप से रहेगी। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थियों द्वारा मांग किया जा रहा था कि जो मेरिट पॉइंट है वह CTET या BTET के मार्क्स के आधार पर तैयार किया जाए, और कुछ का जो हिसाब था कि एकेडमिक का जो और ट्रेनिंग के आधार पर किया जाए। तो लेकिन अभी तक इस मामले में विभागीय कोई दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से जारी नहीं हुआ है, तो ये अभी प्रक्रिया के अधीन है, इसलिए इस मामले में कुछ अधिक स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह उम्मीद कर सकते हैं कि विभाग इस बार अभ्यर्थियों को हित को ध्यान में रखते हुए कुछ अच्छा निर्णय लेगी। इसके अलावा और ख़ास बात यह है कि जैसे सीट भरने के लिए केंद्रीकृत प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। पहले क्या था कि सीट अगर भर गया तो ठीक है, नहीं भरा तो उसको सीट को रिक्त मानकर विभाग उसको वापस कर देते थे। लेकिन इस बार जो है अगर ऑनलाइन प्रक्रिया होती है, सेंट्रलाइज तरीके से होता है, तो सारे सीट ऑटोमेटिक भरे जाएंगे ऑटोमेटिक। और इसमें एक खास बात आ रहा है कि जैसे महिला सीट का शेष रहने पर उसी कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी को अवसर मिल सकता है। तो इस मामले में अभी तक पूरा जो है स्पष्ट आदेश या कोई ऐसा सुझाव जो है विभागीय स्तर पर के स्पष्ट रूप से कुछ बात नहीं कही गई, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार के में अभ्यर्थियों को हित में ध्यान रखते हुए इस बार में महिलाओं के जो बचे हुए सीट पर पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाने की संभावना दिखाई देती है। तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं मित्रों, कि क्या पूर्व या छठे चरण में नियोजित शिक्षक जो है 7वें चरण में आवेदन कर सकते हैं? तो हाँ मित्रों, पूर्व में नियोजित शिक्षक जो 7वें चरण में आवेदन दे सकते हैं। जो पहले जो नियोजित हैं वो 7वें चरण में आवेदन दे सकते हैं। इसमें खास बात यह है कि वो कैंडिडेट जो पहले से नियोजित है उनको अपने नियोजन इकाई से NOC लेना होगा, और जब 7वें चरण का काउंसलिंग होगा तो उस दौरान में अपने NOC प्रमाण पत्र को दिखाना पड़ेगा। NOC मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो उसके लिए अगर वो हासिल कर लेते हैं, विभाग स्तर से ले लेते हैं, तो वह 7वें चरण में आवेदन कर सकते हैं। इसका फ़ायदा वैसे लोगों को होगा जो घर से काफ़ी अलग दूर पर बहाल हुए हैं और वो वापस अपने लोकलिटी एरिया में आना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा अवसर है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं कि शिक्षक नियोजन हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो शिक्षक नियोजन, क्योंकि बिहार में 4 प्रकार के शिक्षक नियोजन है, तो जैसे प्राथमिक शिक्षक, तो इसमें जो हिसाब है कि अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट अवश्य रूप से होना चाहिए। अगर वो इंटरमीडिएट है तो DLED होना चाहिए, और साथ में CTET या बिहार टेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर अभ्यर्थी स्नातक हैं तो उनको स्नातक के साथ में BEd होना चाहिए, और CTET या BTET जो है 1 to 5 लेवल का वो भी क्वालिफाई होना चाहिए। इसमें खास बात यह है कि अभ्यर्थी इंटरमीडिएट हो या स्नातक हो, उनको उस हिसाब से अपने कुल मार्क्स में 50% मार्क्स रहना चाहिए उनके मार्क्स में। तो लेकिन इसमें कुछ सुविधा दी गई है, दिव्यांग को, SC ST और महिला को उसमें 5% का छूट दिया गया है। पहले के नियमावली में इस बात का उल्लेख रहा है। तो ये छूट जो है इस प्रकार यहाँ पर भी है। अन्य जैसे 6 to 8 हो, 9 10 हो, वो सभी में इस प्रकार का 5% का सुविधा मिला है। और जो CTET हो या BTET है उसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स है ये 50 to 60% के हिसाब में जो अलग अलग कैटेगरी का है। SC ST दिव्यांग को लिए 50% है और जनरल का लिए 60% है, यानी कैटेगरी के हिसाब से है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि
मिडिल स्कूल के टीचर के होने के लिए क्या चाहिए, तो इसके लिए स्नातक होना चाहिए। यानी जिस सब्जेक्ट में वो जा रहे हैं स्नातक में, उनका सब्जेक्ट में ये वो सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ में बीएड होना चाहिए और सीटेट बीटेड जो है सेकंड पेपर 6 to 8 का, ये क्वालिफाई होना चाहिए। तो और साथ में जो है स्नातक में 50% मार्क्स होना चाहिए ये। और इसमें कुछ सुविधाएं दी गई है जिसकी चर्चा मैं पहले कर दिया हूँ कि SC ST दिव्यांग को 5% का सुविधा दिया गया है। और ये क्वालिफाइंग मार्क्स जो है सीटेट बीटेड का 50 to 60% कैटेगरी के हिसाब से है। ठीक इसी प्रकार से देखते हैं कि हाई स्कूल का जो शिक्षक होने के लिए यानी 9 10 के शिक्षक होने के लिए अभ्यर्थी को अपने सब्जेक्ट में स्नातक होना चाहिए और स्नातक में 50% होना चाहिए, लेकिन 5% का सुविधा है SC ST दिव्यांग। इसके अलावा बीएड होना चाहिए और STET क्वालिफाइड होना चाहिए। STET चूँकि बिहार में अब तक 2 बार हुई है, एक 2012 में हुआ है और दूसरी 2019 का जो आई है रिजल्ट, वो 2 बार ही संपन्न हुआ है। तो ये दोनों में से अगर किसी में भी अगर अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं तो इस बार 7वें चरण के शिक्षक बहाली में वो पात्र रखते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम नेक्स्ट देखते हैं कि उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी 11 12 होने के लिए क्या चाहिए। जिस सब्जेक्ट में वो अप्लाई कर रहे हैं कैंडिडेट या करेंगे, तो उनको उस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री होना चाहिए और उसमें 50% का हिसाब रहना चाहिए। साथ में बीएड होना चाहिए और STET जो 2 बार हुई है 2012 2019 में, वो क्वालिफाई होना चाहिए। क्वालिफाइंग का हिसाब 50 to 60% के हिसाब में आता है। मित्रों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षक नियोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा क्या है। तो शिक्षक नियोजन हेतु जो अधिकतम और न्यूनतम आयु सीमा में अक्सर बहुत लोग सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका है क्या। तो चूंकि न्यूनतम आयु सीमा जो है प्राथमिक शिक्षक 1 to 5 के लिए 18 साल है और 6 to 8 से लेकर 9 10 11 12 सभी के लिए 21 वर्ष है। लेकिन जब हम अधिकतम आयु सीमा में जाते हैं, बात करते हैं, तो वह कैटेगरी के हिसाब से है। तो वह कैसे है, इसमें खास बात ध्यान देने की है। जो पहले जो नियोजन नियमावली में प्रशिक्षण के आधार पर 10 वर्ष का प्रेफरेंस मिलता था, यानी कि बिहार राज्य में जो कर्मचारी का जो बहाली होता था वो सामान्य प्रकार से जो एज रखा गया है बिल्कुल वही रखा गया है, किंतु प्रशिक्षण का 10% इसमें ऐड कर दिया गया है। तो इस हिसाब से देखते हैं कि यूआर मेल का जो है 37 जो एज है, कट ऑफ एज ये है, इसमें 10 साल बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार से सभी में 10 साल बढ़ा दिया जाएगा। तो यूआर मेल का 47 ईयर कट ऑफ एज है और जबकि यूआर फीमेल में देखते हैं तो 50 ईयर्स तक में वो आवेदन कर सकती हैं। ठीक इस प्रकार से बीसी मेल फीमेल है तो वो भी 50 ईयर तक में आवेदन कर सकती हैं। ईबीसी मेल फीमेल है तो वो भी 50 ईयर्स तक में आवेदन कर सकती है। एससी मेल फीमेल हो तो वह 52 ईयर तक वो आवेदन कर सकती है और एसटी भी 52 ईयर तक आवेदन कर सकती है। इस प्रकार के जो है उम्र के सीमा को बढ़ाकर अभ्यर्थियों के हित में ऐसी व्यवस्था पहले से की जा चुकी है। उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार का नियम अगले जो 7वें चरण में भी रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं मित्रों कि शिक्षक नियोजन हेतु आवासीय जाति प्रमाण पत्र आदि कहाँ से बना होना चाहिए। क्योंकि किसी प्रकार का जो प्रमाण पत्र है, जैसे कि शैक्षणिक योग्यता के अलावा जैसे कुछ प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ता है, जिससे डोमिसाइल अगर लागू होता है, लागू होना ही है मित्रों, कि इसमें आवासीय प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगा जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं। और जो BC EBC कैंडिडेट है उनको अगर नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो नॉन क्रीमी लेयर का हिसाब रहेगा, उनको बनाना पड़ेगा। और चूंकि एक बात ध्यान देना है कि जो नॉन क्रीमी लेयर बनाएंगे वो 2 प्रकार से बनता है, एक केंद्र का बहाली हेतु, एक राज्य के बहाली हेतु। चूंकि बिहार राज्य का ये बहाली है तो जब आप आवेदन कीजिएगा तो बिहार राज्य सरकार के प्रयोजनार्थ आपको आवेदन करना होगा। एक और है EWS जो जनरल से काटकर 10% जो रिजर्वेशन मिला है उनके लिए है। ये सारे प्रमाण पत्र आप जहाँ के मूल हैं या स्थायी निवासी हैं, आपके जो रेसिडेंशियल एरिया का जो CO ऑफिस होगा, अंचल अधिकारी, सर्कल ऑफिसर, सब एक ही नाम है, एक ही चीज़ का अलग अलग नाम है। तो आप वहाँ से
आप उसको बना सकते हैं। इसके अलावा आप एसडीओ या डीएम से भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यदि आपके पास यदि सीओ का भी प्रमाण पत्र है तो अब भी आप बिल्कुल पात्र रखते हैं। इसमें खास बात आपको मैं ये बता देना चाहूँगा कि आप कोशिश कीजिए कि इसमें जो प्रमाण पत्र है 2 प्रकार से बनता है, एक ऑफ़लाइन और ऑनलाइन बनता है। तो आप कोशिश कीजिए कि ऑनलाइन बनाने का। ऑनलाइन बनाने से फ़ायदा ये होगा कि जो फ्यूचर में सर्टिफ़िकेट वेरिफ़िकेशन होगा तो चूँकि आपका सर्टिफ़िकेट जो है ये सब ऑनलाइन निकला रहेगा, तो वैसे कंडीशन में विभाग को वेरिफ़िकेशन में देरी नहीं होगी और आपको ही फ़ायदा होगा और इससे आपको समय की बचत भी होगी। तो अभी समय बहुत है साथियों, और अगर आपके पास में अगर ऑनलाइन है तो बहुत अच्छा, अगर ऑफलाइन है तो कृपया आप ऑनलाइन बनाने के लिए आवेदन कर देना उचित है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न है कि 7वें चरण में शिक्षक नियोजन में कितनी सीट होगी। ये बहुत ही अधिक रूप में ये पूछा जाने वाला प्रश्न है और मैं इसमें कहना चाहूँगा कि जिस बहाली जो प्रक्रिया है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक एक साथ होता है, तो इस बार जो छठा चरण के जो बहाली हुआ था उसमें 90-95 हज़ार का लमसम सीट था, जिसमें से लमसम 42 हज़ार का ही सीट भर पाया है, बाकी सारे सीट बचे रह गए हैं। तो ये सीट जो है छठा चरण का वो 7वें चरण में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो 7वां चरण का जो सीट है यानी 2019 का जो छठा चरण का जो बहाली है वो 2018 तक का जो सीट अपडेट था और अभी चूँकि 2022 चल रहा है तो ये अब करंट समय तक अगर सीट अपडेट कर दिया जाता है और छठे चरण के सीट को इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो दोनों कंबाइन होकर ऐसा अनुमान है कि लमसम प्राइमरी और अपर प्राइमरी में 90,000 रिक्तियाँ संभावित है, ऐसा बिल्कुल अनुमान लग रहा है। इसी प्रकार से जो हम देखते हैं कि हाई स्कूल और प्लस टू में कितने रहेंगी, चूँकि छठा चरण में जो है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, अगर ख़त्म हो भी जाता है तो काफ़ी अधिक संख्या में सीटें खाली रह जाएंगी और ये सीटें 7वें चरण में मिल जाएगा। इसके अलावा 7वां चरण का जो अपना सीट है, जैसे कि हाई स्कूल में 25,270 सीट है और प्लस टू में आपका 12,065 सीट है और जब छठा चरण के सीट इसमें शामिल हो जाएगा तो ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि लमसम 50,000 का ये हाई स्कूल और प्लस टू में कंबाइन होकर ये बहाली निकलेगी, तो काफ़ी अच्छी सीट है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं साथियों। क्या सुपर टेट होगा? जैसे कि उत्तर प्रदेश में ये देखा गया कि वहाँ पर टेट लेने के बाद में बहाली से पहले एक सुपर टेट का आयोजन किया गया था। तो इसके आधार पर बहुत सारे अभ्यर्थी ये प्रश्न करते हैं कि क्या बिहार में भी सुपर टेट होगा? तो नहीं साथियों, अभी तो विभाग ने इसके लिए असहमति जताई है। कोई ऐसा यह स्पष्ट है कि कोई सुपर टेट नहीं होने जा रही है, इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं कि 7वें चरण में नियुक्ति के बाद शिक्षकों को वेतन क्या होगा। ये न्यासी और बहुत ही साधारण सा प्रश्न है और सभी से पूछा जाने वाला ये प्रश्न है, तो मैं इसके बारे में कह रहा हूँ कि बिहार में जो शिक्षक नियोजन होते हैं तो प्रथम 2 साल तक ग्रेड पे नहीं दिया जाता है। तो जो पे स्केल है, जो सिस्टम जो बनाया गया है, पे स्केल जो है वो आपका 5,200 से लेकर 20,200 का हिसाब में है। इसके आधार पर जो बेसिक तैयार किया जाता है, तो एक राउंड फिगर बेसिक अगर निकालते हैं तो हमें मिलता है 15,380 रुपया। इसमें ऐड होता है DA 34% जो हाल ही में लागू हुआ है और HRA 4% और 8% है। 4% है रूरल एरिया के लिए और 8% है नगर निगम एरिया के लिए। और विशेष भत्ता 1,000 रुपया मिलता है। ये विशेष भत्ता जो है सिर्फ प्राइमरी 1 to 5 को नहीं मिलता है, बाकी सारे टीचर को मिलता है। फिर मेडिकल का 1,000 रुपया मिलता है और इतने सारे जो है सारे जो इस प्रकार को कलेक्ट करके ऐड करके जो पैसे बनते हैं उसमें से फिर 1,800 रुपया काट लिया जाता है EPF के रूप में। ये कट कर हमारे ही अकाउंट में रहता है, हमारे लिए रहता है, तो हम जब लोन लेते हैं या जब हम रिटायर करेंगे तो ये पैसा हमें वापस हो जाएगा। तो ये अभ्यर्थियों के हित के लिए है। लेकिन इस प्रकार से देखते हैं कि पेमेंट जो है मंथली क्या मिलेगा।
तो मैं ये कैलकुलेशन किया हूँ 4% के हिसाब से, जो HRA है 4%, इसके हिसाब से कैलकुलेशन किया हूँ। क्योंकि जो सैलरी का जो स्लैब है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर अलग अलग है। यानी पहला 2 साल जो है प्रोविज़न पीरियड में रहता है, इसमें ग्रेड पे चालू नहीं होता है। और तो इस बीच में जो है फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर में के बीच में डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि थर्ड ईयर में फिर जब ग्रेड पे चालू हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में उसका पेमेंट और बढ़ जाता है। लेकिन मैं ये जो कैलकुलेशन किया हूँ फर्स्ट ईयर के हिसाब से किया हूँ और 4% के HRA के हिसाब से किया हूँ कि प्राइमरी 1 to 5 में कैंडिडेट को जो पैसा जो मंथली पेमेंट बनता है वो 22,224 रुपये बनता है, जिसमें से 1,800 रुपया EPF के लिए डिडक्ट होता है, तो आपके अकाउंट में आता है 20,424 रुपया। इसी प्रकार से मिडिल स्कूल 6 to 8 के लिए 23,224 रुपया बनता है, 1,800 रुपया डिडक्ट होता है, 21,424 रुपया बनता है। उसी प्रकार से हाई स्कूल यानी 9-10 के टीचर के लिए जो वह 23,224 है, जो 1,800 रुपया डिडक्ट होकर 21,424 रुपया बनता है। और +2 टीचर के लिए जो सैलरी है मंथली फर्स्ट ईयर में 24,224 रुपया है, जो डिडक्ट होकर 22,424 रुपया बनता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का ये सैलरी वाला जो प्रॉब्लम है ये समझने में दिक्कत होता है, तो इस एक चार्ट के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि सेकेंड ईयर में 3% इंक्रीमेंट अलग से होता है और 2 साल कंप्लीट होने के बाद में जब ग्रेड पे लागू होता है तो पेमेंट का स्लैब और अधिक हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं मित्रों कि क्या दूसरे राज्य की महिला जो बिहार राज्य के बहू है वे आवेदन के लिए योग्य माना जाएगा? ये काफ़ी रोचक प्रश्न है मित्रों। ऐसा बहुत सारे आया है मामला, जिसमें से क्या होता है कि शादी विवाह के बंधन में दूसरे स्टेट के जो है लड़की जो है बिहार के बहू बनकर आई है और पात्रता रखती योग्यता रखती है, तो एक सवाल आता है क्या वो बिहार के शिक्षक बहाली में आवेदन कर सकती है कि नहीं कर सकती है। तो इस बार के नियोजन नियमावली में जो सचिवालय में भी इस बार बात गया है, आवेदन दिया गया है, तो इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि विभाग इस बार सुविधाएं देगी और वैसे महिला जो बिहार राज्य के बाहर हैं, तो जब बाहर के हैं और बिहार के इस हिसाब से बिहार के और वो बहू हैं, जब बहू हैं तो उसको अपने पति का डोमिसाइल का लाभ मिलेगा। ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं कि नई नियमावली में इस बात का समावेश होगा और अभ्यर्थियों को, जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको सुविधा प्राप्त होगी। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों कि क्या बिहार मूल या स्थायी वासी को वैसे अभ्यर्थी जिनका सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र बिहार राज्य से बाहर के अर्थात अन्य राज्यों के हैं, वे बिहार शिक्षक बहाली के योग्य होंगे? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। तो इसका उत्तर होगा हाँ, होगा। बिहार मूल के सभी अभ्यर्थी जो आवश्यक योग्यता रखता और उनका शैक्षणिक प्रमाण पत्र भारत के किसी भी राज्य के हों तो भी वे शिक्षक पद हेतु पात्रता रखते हैं, योग्य माने जाएंगे। वो डोमिसाइल नीति के चलते उनको सिर्फ ये प्रमाणित करना होगा कि मैं बिहार मूल का हूँ, उसके आधार पर वो उनको बिहार के शिक्षक बहाली में योग्य माना जाएगा, भले ही उनका प्रमाण पत्र शैक्षिक एकेडमी के जितना क्वालिफिकेशन है वो भारत के किसी भी राज्य का हो, आउट ऑफ बिहार का हो या बिहार का हो, सिर्फ डोमिसाइल नीति के हिसाब से उनको सिर्फ डोमिसाइल ऑफ बिहार ही प्रूव करना होगा, बाकी सब मान्य हो जाएगा। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है कि क्या बिहार शिक्षक बहाली में दिव्यांग को आरक्षण मिलता है? हाँ मित्रों, ये बिल्कुल मिलता है। बिहार शिक्षक बहाली में दिव्यांगों को कुल रिक्तियों का 4% तक मिलता है। क्योंकि दिव्यांग 4 प्रकार के हैं, दृष्टि दिव्यांग, चलन दिव्यांग, मूक बधिर, मनोविकार, इन चारों को 1-1% के हिसाब से ये 4% वितरित कर दिया जाता है और इससे लाभ पूरा मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि 15 प्रश्नों का जो सेट है इससे आप लोगों को समान रूप से जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा यदि आपको कुछ और प्रश्न मिलता है, कुछ डाउट रहते हैं, तो आप मेरे इस कमेंट में लिख सकते हैं। तो जब आप कमेंट में लिखिएगा तो आपको मैं अवश्य रूप से उत्तर मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अवश्य रूप से पसंद आया होगा मित्रों, तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार के वीडियो या और दूसरे प्रकार के जो इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर अवश्य रूप से कीजिए, लाइक बनता है मित्रों,
और बेल आइकॉन अवश्य रूप से दबा लीजिए ताकि आपको पास में नई वीडियो या इन्फॉर्मेशन आने में ज़रा सा भी देर ना हो, बिल्कुल तत्काल मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लस ज्ञान। धन्यवाद मित्रों।